बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम कितना है? नहीं, फिर भी 5 मिनट। अगर निगरान हुकूमत के 3 महीने होते हैं और वो 6 महीने चल सकते हैं तो मैं भी 5 मिनट उठूँगा। पहले तो मैं मशकूर हूँ जनाब अमजद अज़ीज़ मलिक साहब का कि उन्होंने वैसे तो चाइना विंडो बनाया हुआ था, लेकिन मेरे ख़्याल में वो विंडो अब न सिर्फ ये कि एक बड़ा दरवाज़ा बन गया है बल्कि एक पूरा घर बन गया है, जिसमें न सिर्फ ये कि चाइना से आगाही का मौका मिलता है बल्कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों को और स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर एक दूसरे को सुनने और समझने का भी मौका फ़राहम होता है। तो उनकी इस काविश पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा, आज उन्होंने फिर मुझ नाचीज़ को जो इज़्ज़त बख्शी है उस पर भी मैं उनका नहायत मशकूर हूँ। यहाँ पे यकीनन ऐसे ज़ुआमा बैठे हुए हैं कि जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं तो एक अदना सा सियासत का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मेरी गुफ्तगू ख़ुसूसन मैं चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान जो इसके जो स्ट्रेटिजिक और पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स हैं, मैं उनके साथ उनको शेयर्स कर लूँ। सीपेक को हम लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ़ एक रूटीन का प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में मैं बाज़ औक़ात मुझे हंसी भी आती है, कोई एक लीडर कहता है कि जी मैंने चीनी क़यादत को इस पे कन्विंस किया था फ़लाँ साल में, कोई दूसरा कहता है जी मैंने उनको ये पढ़ाया था। हालांकि एक्चुअली हुआ ये कि चीन का मामला कमोबेश हम जैसे था। एक तरफ ईस्टर्न चाइना था, शंघाई वग़ैरह जो समंदर के करीब थे, वहाँ इंडस्ट्री भी थी, वहाँ डेवलपमेंट भी था और ये सिलसिला बीजिंग तक चला आता है। लेकिन बड़ी एक अजीब सी हमारे साथ उनकी सिमिलरिटी थी कि जो वेस्टर्न चाइना है जिसमें सिंकियांग, तिब्बत वग़ैरह शामिल हैं, तो वो हमारे कबायली अज़ला या बलूचिस्तान जैसे हैं। और फिर दूसरी यानी वहाँ पे रकबा ज़्यादा, पहाड़, लेकिन निस्बतन आबादी कम। और फिर एक दूसरी अजीब सिमिलरिटी ये थी कि जो उनके वेस्टर्न चाइना का जो मशरिकी साइड था यानी सिंकियांग वग़ैरह, वहाँ उनको मज़हबी बुनियादों पे रेजिस्टेंस और मिलिटेंसी का सामना था। और जो वेस्टर्न चाइना का जुनूब था, वहाँ पे तिब्बत वग़ैरह में उनको लिसानी बुनियादों पे, जिस तरह हमें बलूचिस्तान में मसाइल का सामना है तो उनको इसका सामना था। तो चीनी क़यादत ने हमारी तरह नहीं किया कि ऑपरेशन करो, लोगों को मारो, लोगों को बेघर करो, डबल गेम शुरू करो, बल्कि चीन की चूँकि एक विजनरी लीडरशिप थी तो उन्होंने उसका हल ये निकाला, एक 30 साला मंसूबा शुरू किया और ईस्टर्न चाइना से वसाइल उन्होंने मुंतकिल करने शुरू किए वेस्टर्न चाइना को। और यहाँ पे सरमायाकारों को मराहत भी दी, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी और यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई। और वो कब बेश अब इस काबिल हो गए हैं कि जो वेस्टर्न चाइना जो हमारे बॉर्डर को टच करता है तो उसको बड़ी हद तक ईस्टर्न चाइना के बराबर ले आए। और फिर दूसरा इस दौरान ये हुआ कि जो चीन की क़यादत थी, हम ज़्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं। चीनी क़यादत जज्बाती नहीं है, वो ज़्यादा काम करते हैं और कम बोलते हैं। और इस दौरान उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ, मसलन उन्होंने अपने हांगकांग के लिए भी 100 साल इंतज़ार किया। ताइवान उनके आधे घंटे का काम है कि वो उसको कब्ज़े में ले सके, लेकिन वो सब्र से काम ले रहे हैं।
तो पहले उन्होंने अपने घर को स्ट्रेंथन करने और अपनी मईशत को स्ट्रेंथन करने पे तवज्जो दी और ना अमेरिका से पंगा लिया। अमेरिका ने कई मरतबा उनको साउथ चाइना सी में तंग करने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज़ इश्तियाल में नहीं आए। इसी तरह तिब्बत के ज़रिए भी दलाई लामा वगैरह के ज़रिए इंडिया वगैरह ने उनको तंग करने की कोशिश की, लेकिन वो इश्तियाल में नहीं आए। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये अपनी किताब में मैंने उसके फिगर्स दिए हुए हैं कि 1980 में चाइना की टोटल जीडीपी वो सिर्फ $300 बिलियन थी और वो बढ़ के 2019 में वो 13,000 बिलियन डॉलर हो गया। और आज उनका जो जीडीपी है वो 18,000 बिलियन डॉलर से आगे चला गया है। आप देखें, हम $3 बिलियन के लिए हमने IMF की कितनी मिन्नत तरला की। उनका जीडीपी इस वक्त वो 19,000 बिलियन डॉलर है। दूसरा, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट के ज़रिए उन्होंने अमेरिका से लेके इंडिया जैसे दुश्मनों को भी अपना ज़ेर दस्त वो ले आए। और 2013 में चीन ने, जब ये सीपेक और BRI शुरू हो रहा था, तो उन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा तिजारत करने वाले मुल्क का एजाज़ हासिल किया। और अमेरिका की परेशानी यहाँ से है। अब इस वक्त ठीक है, डिफेंस बजट अमेरिका का उनसे ज़्यादा है, लेकिन वो अमेरिका के जीडीपी का 3% से भी ज़्यादा है जो उनका डिफेंस बजट है। इसके बरक्स जो चाइना का डिफेंस बजट है, तो वो अभी तक उनका सिर्फ 1.9% चला आ रहा है। यानी उनकी आमदनी और इनकम का बहुत कम हिस्सा है। और इस रफ्तार से अगर मामला आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका ये समझता है कि मुस्तक़बिल में मैं फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकूँगा। अच्छा, एक तो ये तो चीन का तरीक़ा अमेरिका के बरक्स है। एक चीज़ हमें पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए कि ये जो हम कभी $60 बिलियन और $70 बिलियन का समझते हैं, तो चीन अमेरिका की तरह कैश नहीं देता। हम अमेरिका के उसके आदी हुए हैं। चीन का अभी भी शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस से आप अगर चीनी सदर के खिताब को देखें तो वो एक टर्म बार बार इस्तेमाल करते हैं, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। और उनका दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए टर्म भी वो अमेरिका जैसा नहीं है, वो उसको पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो वो पार्टनरशिप करते हैं और उनकी सोच ये है कि पूरे रीजन को उनको अपनी खुशी में, अपनी डेवलपमेंट में, अपनी इकॉनमी में अपने साथ शरीक कर लिया जाए और उसके ज़रिए वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। जबकि अमेरिका इसके बरक्स अपने जहाज़ों, टैंकों, तोपों, बमों और या फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे टूल्स के ज़रिए अपना असर रसूख बढ़ाता था। तो इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। ये जो बाज़ लोग ये ख़दशात हमारे जहनों में डाल रहे हैं कि जी कहीं चीन भी हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए, तो उनको ये अपने जहन से निकाल लेना चाहिए। और अगर इस तरह की बात होती तो फिर वो ये काम कभी भी ना करते। और अभी भी हमें मसलन चीन को पिछले 3 सालों में हमने चीन के साथ बहुत बुरा किया है और इस वक्त शायद वो हमारी नाक रगड़वाता। लेकिन जब IMF और अमेरिका वगैरह ने हमारी नाक रगड़ना चाहा तो उस वक्त चीन हमारी मदद के लिए आया। वो उधर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये डेट ट्रैप है। पहली बात तो ये है कि इसका मेजर हिस्सा वो इन्वेस्टमेंट है, वो लोन नहीं है। तो जब लोन नहीं है तो डेट ट्रैप कहाँ से हो गया? और फिर इस वक्त जब हम मुश्किल में आए थे तो उन्होंने 5
अरब डॉलर जो हमने उनको वापस करने थे वो उन्होंने खामोशी के साथ हमें वापस कर दिए, और कुछ और चीज़ों का भी जिसका पब्लिकली ज़िक्र मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर हम रूसी तेल का पेमेंट वो चाइनीज़ यन में करते हैं तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि पीछे क्या मदद और चीन ने किस तरीके से की होगी, जिसकी वजह से IMF के ब्लैकमेलिंग की सलाहियत वो कम हो गई और वो पाकिस्तान के साथ इस डील पे मजबूर हो गई। दूसरी गलतफहमी हमें ये दूर करनी चाहिए कि ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है और न सिर्फ चीन की ज़रूरत है, ये हमारी भी ज़रूरत है और उनकी भी ज़रूरत है। इसमें न हम उन पे एहसान कर रहे हैं न वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखे कि ये BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें ये एक कॉरिडोर नहीं है, उसमें 7 कॉरिडोर है। और एक अभी वक्त कम है वरना मैं आपको एक एक कॉरिडोर की तफसील बता देता, और बहुत सारे कॉरिडोर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा है। बल्कि अब तो सिर्फ सऊदी अरब में जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो किसी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट उसका अशर अशीर भी नहीं है। चीन का मसला ये था कि चीन के पास समंदर तक रसाई का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो साउथ चाइना सी का था, और उसमें भी उनके पास स्ट्रेट ऑफ मलाका में एक मामूली सा तंग सी जगह उनको मिली हुई थी। उधर वियतनाम, जनूबी कोरिया, जापान, इस तरह के ममालिक के ज़रिए अमेरिका वक्तन फ़वक्तन उनको ब्लैकमेल कर सकता था। उधर अमेरिका ने अपने अड्डे भी बना रखे थे, और अगर किसी वक्त वो चाहते तो उनका दुनिया के साथ राब्ता काट सकते थे। अब जब चीन गवादर में आके बैठ जाएगा तो एक तो ये है कि चीन को समंदर तक रसाई का मुतबादिल मिल गया, तो अमेरिका अब उस तरीके से उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और दूसरा, अमेरिका को ये खौफ है कि अब तो इधर से चीन आके अगर गवादर में बैठता है तो मिडिल ईस्ट पूरे जो उस तक एंट्री है वो तो इस रास्ते से है, और इंडिया की एंट्री भी इस रास्ते से है। तो वो जो अमरीकी परेशान है और वो सीपेक को बाहर सूरत नाकाम बनाना चाहते हैं, तो अमरीकी समझते हैं कि मामला तो उलट हो जाएगा। अब हम चीन के रास्ते में बैठे हैं और चीन इधर आके फिर हमारे रास्ते में बैठ जाएगा। चीन की दूसरी बड़ी ज़रूरत क्या है कि इस वक्त उनका समंदरी जहाज़ वो शंघाई से जब निकलता है और यहाँ तक आता है बहरे हिंद से, तो फिर यहीं से फिर उसको यूरोप जाना हो या अमेरिका जाना हो या किसी और जगह जाना हो, तो उसके लिए उनका फासला बनता है 9,850 किलोमीटर, 9,850 किलोमीटर। और जब वो अब यहाँ पाकिस्तान से होके आएगा तो उनका फासला होगा सिर्फ 2,940 किलोमीटर। तो इन दो हवालों से अगर आप देखें तो ये चीन की बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक ज़रूरत भी है, ये चीन की बहुत बड़ी माली ज़रूरत भी है, और ये चीन की कई और हवालों से भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए अगर हमारी क़यादत सही तरीके से बारगेनिंग करती तो वो कर सकती थी। अब इसमें क्रेडिट किस किस को जाता है? जाहिर बात है कि चीन ने पेशकश की, चीन ने जो उनका एक कॉरिडोर मंगोलिया से होके जाता है, दूसरा रशिया और उसका है, तीसरा उसका है, तो वो तो हर मुल्क ने उसको वेलकम किया है। कौन सा मुल्क नहीं चाहेगा कि उसको अपने यहाँ सरमायाकारी को ले आए। हमारे यहाँ हमने अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट जरदारी साहब को भी जाता है, क्योंकि जरदारी साहब ने गवादर सिंगापुर से वापस लेके और चाइनीज़ कंपनी को दे दिया, और उसमें उन्होंने कुछ ज़ाती दोस्तों के पैसों को भी इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने
फिर इस सीपेक के आगाज़ किया और बड़ी हंगामी बुनियादों पे इस पे काम भी किया। लेकिन गलतियां भी उन्होंने की है। मसलन एक तो ये है कि हमारे और चीन के स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क भी है, हमारे और उनके कल्चर में और सियासी निज़ाम में बहुत फ़र्क भी है। हमारे यहाँ एक फेडरेशन है जिसकी मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं, चीन में एक वहदानी तर्ज की हुकूमत है। और यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ लोग चीनियों से मुतालबा कर रहे थे। इस हवाले से नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत ने कौम से जो कुछ भी बोला है वो गलत बयानी की है कि भाई ये चीनियों की मर्ज़ी थी। ना, चीनियों की खूबी ये है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, और अमरीकियों की खामी ये है कि वो हालांकि माजी में चीनियों से की बनिस्बत उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, इसलिए उसको जवाब में नफ़रत मिलती है। तो हम तो पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते कि कराची से या सिंध से या पंजाब से रिसोर्सेज उठा के अपने सिंकियांग यानी खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला और अपने तिब्बत यानी बलूचिस्तान उसको पंजाब और सिंध के बराबर ले आते। तो ये अल्लाह की तरफ से और चीन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई हुई थी कि हम मगरिबी पाकिस्तान यानी जो हमारा साइड है पसमानदा पाकिस्तान, और उसमें कुछ पैरिटी ले आते। और वही वक्त था कि जो मैंने पूरा ज़ोर लगाया हुआ था और मगरिबी रूट के लिए कि भाई इसमें आप लोग ये काम करें। तो ये हमारे साथ उन्होंने ज़्यादती की नवाज शरीफ की हुकूमत ने कि वो सब कुछ ईस्ट की तरफ ले गए। हालांकि उधर पहले से मोटरवे भी था और उधर पहले से रेलवे लाइन भी थी, और ये पाकिस्तान की दिफाई भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के साथ जंग की सूरत में आपका अगर वो रूट बंद हो जाए तो फिर आपके शमाली और जनूबी पाकिस्तान की कनेक्टिविटी नहीं रह जाती। तो उनको चाहिए था, और ये हमारा डिमांड था उस वक़्त, ये अख्तर मेंगल का भी था, ये मौलाना फजल रहमान साहब का भी था, और ये ज़ुबानी तौर पर पीटीआई का भी था। लेकिन बदकिस्मती से मसलन मैंने ख़ुद उन दिनों में जाके बावजूद ख़राब ताल्लुकात के धरनों के दिनों में 2 मरतबा परवेज़ खटक साहब को ब्रीफिंग दी कि खुदा के लिए ये बाकी चीज़ें छोड़ें, अब ये फ़ैसला हो रहा है, इसमें अपना हिस्सा मांगे और इनसे कहें कि ये जो आप सीपेक का रूट है वो यहाँ से चला जाए। लेकिन उन्होंने उस सब को एनर्जी के प्रोजेक्ट भी उधर लगा दिए और रूट भी उन्होंने वहाँ से हो के, क्योंकि सिंध को भी फ़ायदा हो रहा था जरदारी साहब के और खुर्शीद शाह साहब के हलकों से हो के वो उधर जाएगा। लेकिन वो रूट अगर हम चीनियों से कहते तो चीनियों को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। दूसरा उसमें ये मसला होता है कि शाराए कुराकुरम उस बेल्ट पे वाक़या है जहाँ बारिशें भी होती हैं और ज़लज़लों का भी वो है। तो अगर किसी वक्त वो कुदरती आफात आ जाती हैं तो फिर हमारी ये कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो हम उनसे कह रहे थे कि आप अगर इस तरफ से कर लें तो कम से कम एक मुतबादिल भी आपके पास आ जाएगा और हमारे पख्तून इधर अपनी जगह पर रुक जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक तो इन्होंने इसको पॉलिटिसाइज़ किया और एक पार्टी का कारनामा करार दिया। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि इसको सिर्फ इसलिए कुछ लोग अख्तर मेंगल साहब वगैरह उस वक्त कहते थे कि ये तो सीपेक नहीं है, ये तो पंजाब और चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है। और मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। और तीसरी गलती पीटीआई ने की। मसलन मुझे याद है कि जब आज़म खान साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने तो हुकूमत पंजाब ने तो पूरा एक सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ था सीपेक के लिए। और यहाँ पे मुझे आज़म खान साहब ने फिर बताया कि उधर तो सीपेक से मुतालिक कोई कागज़ भी नहीं है। और फिर मेरे जियो के दफ्तर में इस्माइल ख़ान साहब, आज़म ख़ान और हम तीनों बैठ के हमने खैबर पख्तूनख्वा का अपना केस तैयार किया कि भाई क्या, वरना इससे पहले परवेज़ खटक साहब और उनकी हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया था उसके लिए। अच्छा, शुरू में मैं माजरत के साथ मौलाना साहब इसमें मेरे हम आवाज़ थे
और वो भी कह रहे थे कि मगरबी रूट मेला चाहिए, तो मौलाना साहब को उन्होंने DI खान का रोड दे दिया। वो कॉरिडोर नहीं है, वो कनेक्टिविटी है। तो उस DI खान की रोड पे मौलाना साहब भी उधर चले गए। परवेज़ खटक साहब ने रशकई का वो ले लिया, इकनॉमिक जोन ले लिया, हालांकि उसका ज़ाती फ़ायदा सबसे ज़्यादा मुझे है, मेरा घर उस इलाके में है और उनके हलके में आता था, तो वो उस पर खामोश हो गए। फिर मुझे एहसन इकबाल साहब ने चैलेंज किया, फिर एहसन इकबाल साहब मेरे साथ नहीं बैठते थे, और उसके बाद उसने मुझे चैलेंज किया कि जाओ मौलाना साहब को बुलाओ या उसको बुलाओ, फिर वो मेरे पास नहीं आते थे सीपैक के मामले पे। तो इनकी तरफ से ये गलतियाँ हुई। अब जो कुछ हुआ है वो तो हुआ है, और पहली बात यह है कि वो मरहला था कि जिसमें हम अपने सूबे के लिए हक़ ले सकते थे, क्योंकि वो G2G मरहला था। अब जो सेकेंड फेज़ जो 2018-19 में शुरू होना था और जो अभी शुरू हो रहा है, तो ये G2G नहीं है, अब ये B2B है। इसमें बिजनेस होगी, और ये सरहदी साहब और इन जैसे लोगों का काम है और चीनी सरमायाकारों का काम है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उनके लिए आप एनवायरनमेंट उस तरह बनाएंगे, उसमें भी आपसे वो जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी समंदर उनके नज़दीक है, बिजली ट्रांसमिशन उधर ज़्यादा है। हम खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, हम उस तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये हाजी ग़ुलाम अली साहब ख़ुद भी बिजनेसमैन है, तो इनको चाहिए कि उसके लिए एनवायरनमेंट वो फ्रेंडली बना दे, ताकि चीन के या बाकी दुनिया के जो सरमायाकार इधर आते हैं तो वो ये काम कर सके। एक इन्होंने हमारे साथ और धोखा किया है ML1 का। ML1 इब्तिदा में हम इनसे कह रहे थे कि भाई आप अगर इसको चाहते थे तो ये तो होना चाहिए था तोरखम तक। एक्चुअली सीपैक की डॉक्यूमेंट्स में ML1 पेशावर तक है। अच्छा, अब चीनी हुकूमत ने उस पर आमादगी ज़ाहिर की है, तो एक सूबे के तमाम सियासी क़ुव्वतों को, तमाम ताजरों को, तमाम मीडिया पर्सन को एक आवाज़ हो कि एक चीज़ बाकी है, वो रेलवे लाइन है, कि कम से कम वो रेलवे लाइन वो यहाँ से लेके सीधा DI खान और जोब के रास्ते वहाँ तक गुजारे। और ये मेरा आइडिया नहीं है, इस पे जब शकील दुरानी साहब रेलवे के सेक्रेटरी थे, उस सीपैक से भी पहले उन्होंने इस पे एक फिजिबिलिटी तैयार की थी कि रेलवे लाइन वहाँ से आके चतराल शंदूर के रास्ते शांगला तक आए और शांगला से होके फिर दरगई से कनेक्ट कर लें। तो ये इस वक्त मुतालबा हमें करना चाहिए सबको यक ज़ुबान हो के कि भाई कम से कम बाकी सब कुछ तो आप ले गए हैं, तो ये रेलवे लाइन हमें दे दिया जाए। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट से ये बात की जाए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, बिजली और बाकी मराहत और समंदर से दूरी की वजह से बाकियों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ जो ये बन रहे हैं इकनॉमिक जोन, तो उसके लिए कोई बाकी इकनॉमिक जोन्स की बनिस्बत चीनी सरमायाकारों को कुछ स्पेशल मराहत दी जाए और लोकल सरमायाकारों को भी स्पेशल मराहत दी जाए। और तीसरी बात, अब ये जो दूसरा मरहला, उसमें ज़राअत का बड़ा बुनियादी किरदार है, और ज़राअत का सबसे ज़्यादा पोटेंशल जिन दो सूबों में है जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो एक खैबर पख्तूनख्वा है और एक बलूचिस्तान है। क्योंकि मसलन हमारे ये जो जनूबी पख्तूनख्वा की ज़मीन इसी तरह पड़ी है, उसको अगर आप करें तो वो वर्जन ज़मीन है। बलूचिस्तान के 2 ज़िलों के बारे में मुझे चाइनीज़ ने बताया था कि अगर उनके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए तो वो पूरे पाकिस्तान की गंदम की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और एक जो और हमारे साथ इन्होंने हाथ किया है और जिसका मैं मुतालबा करना चाहूँगा यहाँ पे, कि देखिए चीन वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि वो सूबों को नुमाइंदगी दे दे। असल फोरम जिस पे फैसले होते हैं ये तकरीरों वगैरह में नहीं होते, वो जो JCC है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें होते हैं। और ये बाकी सारे लोग ऐसे ही लगे रहते हैं।
तो चीन अगर ना करता तो चीन में सेंट्रलाइज्ड हुकूमत है, एक पार्टी की हुकूमत है, उधर ये झगड़े नहीं है कि ये सिंध है, ये पंजाब है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन चीन की हुकूमत ने उसके बावजूद जो सिंकियांग स्टेट का गवर्नर है उसको जेसीसी का मेंबर बना दिया है। लेकिन पाकिस्तान में किसी सूबे के वज़ीर आला या गवर्नर को उन्होंने जेसीसी का मेंबर नहीं बना दिया है। और उस वक़्त ये सूरत हाल थी कि अक्सर जितनी मुतालिका वजारतें थी उनके वज़ीर भी पंजाब के थे और उनके जो सेक्रेटरी थे वो भी पंजाब के थे। तो नतीजतन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो एक ये मुतालबा करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि जो सीपेक का जेसीसी है उसमें तमाम सूबों के वज़रा आला को शामिल कर दिया जाए और ताकि वो अपने अपने सूबे का केस वहाँ पे लड़ सके। बातें तो और भी बहुत ज़्यादा मेरे दिल में थी और एक गलतफहमी और कि ये जो चीन ने इस दौरान काम किया है ईरान और सऊदी अरब की सालसी का, ये मेरे ख़्याल में इस डिकेड का सबसे बड़ा इवेंट है और पॉजिटिव इवेंट है जिसका हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा, जिसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी हाथ आ गई है। अभी तक तो हम समझते थे कि भाई बस चीन की मजबूरी है, हमारे बगैर उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर हमारी ये हरकतें जारी रही, इधर हमारे ब्यूरोक्रेट ने भी चीनियों का जीना हराम किया है, जो रेड टेपिज़म है उसने भी उनका, हुकूमती पॉलिसियों ने भी उनका कि यार ये किस तरह के मखलूक से वास्ता पड़ा है, वो बेचारे सर पीट रहे हैं, वो तो काम करने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी के मसाइल अलग हैं। तो अगर हमने उनको फैसिलिटेट ना किया तो अब उनके पास मुतबादिल रास्ते आ गए हैं। पाकिस्तान इन जोम में नहीं ना रहे कि जिस तरह JUI का जलील जान के बगैर गुजारा नहीं हो सकता तो चीन का पाकिस्तान के बगैर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी।